जय तो भारतम जय तो संस्कृतम। आप देख रहे हैं आशा सुमन स्टडी चैनल। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद करता हूं आप स्वस्थ होंगे, घरों में मस्त होंगे। आते हैं एक ऐसे टॉपिक पर जो आपके बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। स्टूडेंट्स सोच रहे होंगे ऐसा कौन सा खजाना सर जी लेकर के आए। बिल्कुल आपके लिए खजाना है स्टूडेंट्स। देखिए हेडिंग पढ़िए ना, जून 2024 की मासिक परीक्षा में आने वाले संभावित वैकल्पिक प्रश्न, यानी वैकल्पिक प्रश्नों का एक समूह है जिसमें आपको 30 से 40 प्रश्न कराने वाला हूं मैं। उन 30 से 40 प्रश्नों में मुझे उम्मीद है कि आपके पास मार्क्स तो आ ही जाएंगे। स्टूडेंट्स मैं बता दूं आप लोगों को कि यह जांच परीक्षा जो हो रही है वह 50 नंबर की हो रही है। उस 50 में 30 आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए जाएंगे, जिसमें प्रश्न दिया रहता है कि इसमें से आपको 25 करना है। 30 में से कितना करना है? 25 करना है। उस 25 में से यदि 15 आप लेकर के आ जाते हो ना, आप पास ऐसे हो जाओगे। तो क्यों नहीं 10-20 मिनट का समय लेकर के और हम लोग बढ़िया से तैयारी कर लें और कम से कम विकल्प वाले प्रश्नों को हम देख लें बढ़िया से। यदि इसका रिवीजन कर लेते हैं तो मुझे तो उम्मीद है कि 10 से 15 मार्क्स इसके आने ही आने हैं, एकदम यह श्योर मान लीजिएगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि यह बड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है। हालांकि मैं एक चीज़ और बता दूं कि केवल इसी के भरोसे मत रहिएगा। क्यों? क्योंकि आपका जो हाफ ईयरली एग्जाम होगा, आपका जो ईयरली एग्जाम होगा, उसमें इन चैप्टर से अंदर से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इसलिए इन चैप्टर्स को पढ़ना आप नहीं भूलिएगा। लेकिन हाँ, यदि जल्दी में हैं, बहुत सारे चैप्टर्स पढ़ना है, बहुत सारे बुक्स पढ़ने हैं, क्योंकि सबकी जांच परीक्षा होनी है, तो ऐसी परिस्थिति में आप इस काम को जल्दी में कर सकते हैं कि जो महत्वपूर्ण प्रश्नों की सूची मैंने तैयार की है, इसको आप जल्दी से एक बार रिवीजन कर लीजिएगा, तो कम से कम पास तो जरूर हो जाइएगा। बातें आ रही समझ में? चलिए जल्दी शुरू करते हैं इसको। पहला प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स, अलस कथा पाठ कहां से संकलित है? अलस कथा, ध्यान रखिएगा, आलसियों की कथा थी, आलसियों की कहानी थी। अब देखिए ऑप्शन कैसे सेट किया गया है। क दिया गया है अग्नि पुराण से, ख पुरुष परीक्षा से, ग रामायण से, घ महाभारत से। जो लोग पढ़े होंगे वो तुरंत जवाब दे रहे होंगे सर जी पुरुष परीक्षा से। बिल्कुल उनका सही जवाब है। ये कहां से लिया गया है? पुरुष परीक्षा से लिया गया है। लेकिन जो नहीं पढ़े हैं तो वे क्विक रिवीजन कर लें, जल्दी से जल्दी इसको याद कर लें कि अलस कथा जो पाठ है वह पुरुष परीक्षा से ली गई है। आ रही बात समझ में? चलिए आगे देखते हैं। अलस कथा पाठ के लेखक कौन है? क्या कालिदास, क्या विद्यापति, नारायण पंडित हैं या महर्षि वेदव्यास हैं? स्टूडेंट्स याद आ रहा होगा आप लोगों को, अलस कथा पाठ के लेखक विद्यापति हैं। कौन है? विद्यापति। यानी आपका ख आंसर सही हुआ। इसमें भी पुरुष परीक्षा ख आंसर, इसमें भी ख विद्यापति। लेकिन मैं एक चीज और बता दूं आपको कि कहीं पूछ दे अलस कथा पाठ के लेखक कौन है, तो मैंने ख बताया तो आप ख को टिक आउट मत करके चले आइएगा। ना ऐसा मत करिएगा स्टूडेंट्स, कहिएगा कि सर आप ही बताए थे ख, हमने ख कर दिया, गड़बड़ हो गया। अरे हो सकता है कि यह विकल्प आपको ख में न देकर के घ में दिया गया हो विद्यापति। फिर आप ये मत दोष लगाइएगा कि सर आप ख बताए थे। नहीं, आपको विद्यापति याद करके जाना है। क्या याद करिएगा? विद्यापति। अलस कथा पाठ कहां से लिया गया है? तो पुरुष परीक्षा से। और इसके लेखक या इसके रचनाकार या इसके रचयिता कौन है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, आपको क्या बताना है? विद्यापति बताना है। क्या बताना है? विद्यापति। क्वेश्चन नंबर 3 दिया गया है, मैथिली कवि कौन थे? मैथिली कवि मिथिलांचल के कवि माने जाते हैं। कौन? विद्यापति। विद्यापति मिथिला के कवि हैं, इसलिए आप ध्यान रखिएगा कि इनको मैथिली कवि या मैथिल कोकिल भी कहते हैं। कभी कभी ऐसे ही पूछ देता है कि मैथिल कोकिल के नाम से कौन जाने जाते हैं, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, वो विद्यापति होंगे। कौन होंगे? विद्यापति। हालांकि एक गड़बड़ी और हो जाती है, वीरेश्वर। इसी पाठ में वीरेश्वर का भी नाम आया हुआ है, तो भूल करके भी आप वीरेश्वर मत मारिएगा। इसलिए मैंने विकल्प में इनको भी रखा है कि जो कंफ्यूजन है आपका वह दूर हो जाए। वीरेश्वर नहीं होगा, विद्यापति होगा। देखिए फिर वीरेश्वर के बारे में भी आगे चर्चा होगी, उसके लिए आप चिंता नहीं करेंगे, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लेकिन अभी हमको क्या याद करना है कि मैथिली कवि कौन थे? तो विद्यापति। आगे देखिएगा, विद्यापति ही लोकप्रिय डैश आसित रिक्त स्थानानि पूर्यत। विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। अब ये यदि संस्कृत आपको नहीं आ रहा होगा तो गड़बड़ हो जाएगा ना, इसलिए संस्कृत के भी क्वेश्चंस बीच में रहेंगे, इसको ध्यान रखिएगा। हिंदी कवि, क्या हिंदी कवि थे? अवधी कवि, क्या अवधी भाषा में ये रचनाएं करते थे? नहीं। भोजपुरी कवि, क्या भोजपुरी में इनकी कविताएं आती हैं, रचनाएं आती हैं? नहीं। क्या मैथिली कवि? हाँ बिल्कुल सही जवाब, ये मैथिल कवि थे। अभी पढ़े भी हैं हम लोग कि मैथिली कवि कौन थे, तो विद्यापति। और विद्यापति लोकप्रिय क्या थे? तो मैथिली कवि थे। तो क्या बनेंगे? मैथिली कवि। कोई दिक्कत? आगे देखिए, नीतिकार आलस्य को मानते हैं। नीतिकार यानी नीति को जानने वाले, नीति को मानने वाले जो नीतिज्ञ हैं वो आलस्य को क्या मानते हैं? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आलस्य कभी भी आपके लिए, हमारे लिए शत्रु का काम करता है। वह हमारे शरीर में ही स्थित होता है, लेकिन वो किस रूप में है? मित्र के रूप में नहीं है, पड़ोसी के रूप में नहीं है, भाई के रूप में नहीं। वही ऑप्शन में भी दिया है, देखिए मित्र हो गया, पड़ोसी हो गया, भाई। बिल्कुल गलत आंसर है।
नीतिकार आलस्य को क्या मानते हैं? वो शत्रु मानते हैं, रिपु रूप में मानते हैं, शत्रु के रूप में मानते हैं। शत्रु याद रखिएगा, यदि गलती से रिपु दिया गया हो तो ध्यान रखिएगा, रिपु को ही शत्रु कहते हैं हिंदी में। रिपु हो तो रिपु आप जवाब दे के आइएगा। आगे स्टूडेंट्स, तो ये क्या हो जाएगा? ये शत्रु हो जाएगा। यदि हम क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें तो ये मैथिली कवि हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। मिथिला के मंत्री थे, आ गया प्रश्न आगे, जो मैं कह रहा था कि विद्यापति और वीरेश्वर में कंफ्यूज नहीं होना है, वैसा एक प्रश्न फिर से देखिएगा। मिथिला के मंत्री थे, क्या कर्मवीर थे, क्या धर्मवीर थे, वीरेश्वर थे या सुरेश्वर थे? तो सब बनावटी नाम है, कौन सही जवाब होगा? ये वीरेश्वर हो जाएगा आपके लिए सही जवाब। चलिए अगला और अंतिम प्रश्न इस भाग का, वीरेश्वर कौन था? मिथिला का राजा, मिथिला का मंत्री, मिथिला का राजकुमार। इसमें 3 ही ऑप्शन दिए गए हैं, बड़ा बड़ा ऑप्शन होने के कारण, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, न तो यह राजा था और ना ही यह राजकुमार था, बल्कि वीरेश्वर की बात करेंगे तो ये मिथिला का मंत्री था। बातें आ रही समझ में? मिथिला के कवि की बात करेंगे हम तो कौन थे? विद्यापति थे। और मिथिला के मंत्री की बात करेंगे तो वह वीरेश्वर था। इसको आपको ध्यान में रखना है। स्टूडेंट्स देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। करें, दयालु के बिना किसका कल्याण संभव नहीं है? क, धूर्तों का, छात्रों का, आलसियों का, विद्वानों का। छात्रों का, विद्वानों का तो होगा नहीं, आप भी जानते होंगे। फंस रहा होगा मामला आपके पास धूर्तों का या आलसियों का। तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, धूर्त भी अपना पेट जैसे तैसे भर लेते हैं धूर्तता की बदौलत, लेकिन आलसी होते हैं, उनका शरीर कहीं हिलता डुलता तो है नहीं। तो ध्यान रखिएगा, ये लोग कारुणिक लोगों पर निर्भर होते हैं। कोई करुणा किया, दया किया, कुछ दे दिया, खा लिए, बस पड़े हुए हैं, ठीक है। तो आलसियों के बिना दयालु के बिना किसका कल्याण संभव नहीं है? तो बताइए आलसियों का, यानी ग आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है स्टूडेंट्स। अलसकता पाठ में कितने आलसियों की चर्चा है? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, 4 आलसियों की चर्चा है। कितना? 4 ऑप्शन कहाँ है देख लेंगे हम लोग। घ ऑप्शन आपका सही होगा। अगला जो प्रश्न है, मैथिल कोकिल के नाम से प्रसिद्ध हैं। मैं अभी भी चर्चा किया था कि मैथिली कवि आ जाए, मैथिल कोकिल आ जाए ना, तो ऐसे प्रश्नों पर आपको ध्यान रखना है कि अलग आंसर आप ना बताएं। क्या बाणभट्ट? नहीं। क्या कालिदास? नहीं। क्या भारवी? नहीं। तो आंसर क्या होगा? विद्यापति। क्या होगा स्टूडेंट्स? विद्यापति, यानी ख आपका सही उत्तर हो जाएगा। गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने पढ़ा था मिथिला के मंत्री के बारे में, क्या नाम था उनका? वीरेश्वर। और वही क्या करते थे? उन लोगों को भोजन देते थे, वस्त्र देते थे। किनको? आलसियों को। किनको? आलसियों को। तो देखो, तो गरीबों और अनाथों को प्रतिदिन कौन भोजन कराते थे? गरीब और अनाथ में ही बाद में आलसियों को भी रखा जाता है ना, ध्यान रखिएगा इस चीज को। गरीबों और अनाथों को तो भी वीरेश्वर, आलसियों को कौन भोजन कराते थे? तो भी वीरेश्वर ही, याद रखिएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा? क आंसर आपका सही हो जाएगा। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये स्टूडेंट्स। प्रश्न आपके परीक्षा की भी दृष्टि से महत्वपूर्ण है और आपके जीवन से भी संबंधित है। कह रहे हैं कि मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? क्या धन? धन नष्ट नहीं करेगा, धन को बस सुचारू रूप से चलाएगा, धन आपका हमेशा साथ देगा। धर्म, ये तो संभव ही नहीं। धर्म हमें तरक्की की तरफ लेकर के जाता है, न कि पतन की तरफ। तो ये संभव नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ना कोई तो होगा। आलस, हाँ बिल्कुल। वैसे अभी भी हम लोगों ने पढ़ा है कि नीतिकार लोग किसको अपना शत्रु मानते हैं? आलस्य को। मैंने भी दिया था कि नीतिकार आलस्य को मानते हैं तो शत्रु। प्रश्न बदल के पूछा जा सकता है कि नीतिकार किसको अपना शत्रु मानते हैं, तो वहां पर आलस्य जवाब रहेगा, ठीक है। प्रश्न घुमा फिरा के पूछा जा सकता है, लेकिन मुझे उम्मीद है कि जो प्रश्न में कहा हुआ हूं वही प्रश्न आएगा, थोड़ा सा उसका पैटर्न चेंज किया जा सकता है, बस इतना ही होगा। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? आलस्य। मनुष्य को कौन नष्ट कर देता है? आलस्य। इसलिए आलस्य का त्याग करें और परिश्रमी बने, उद्यमी बनिएगा, आप लक्ष्मी को भी प्राप्त करिएगा। सरस्वती तो सबसे पहले आएंगी, और सरस्वती आएंगी तो लक्ष्मी आएंगी ही आएंगी, लेकिन आलसी बनिएगा ना, दयालु लोगों पर निर्भर हो जाइएगा। इसलिए आलस्य का त्याग करें, विद्या उपार्जन के लिए हमेशा तैयार रहें, तत्पर रहें। आगे देखिएगा, मैथिली भाषा के कवि कौन हैं? ये तो एक प्रश्न फाइनल है स्टूडेंट्स कि मिथिला के कवि से संबंधित एक प्रश्न आपका फाइनल रहेगा, क्योंकि अभी देख रहे हैं हम लोग 3 तरह से प्रश्न पूछ दिए गए, 3 तरह से। मैथिल कवि, मैथिली कोकिल, ठीक है, या फिर मैथिली भाषा के कवि कौन है? तो कौन है स्टूडेंट्स? विद्यापति। बहुत ही फेमस नाम, ध्यान रखते रहिएगा, इनको आप मिस नहीं कर सकते। आगे यह है, आलसियों को अन्न और वस्त्र कौन देते थे? क्या वीरेश्वर देते थे? क्या सुरेश्वर देते थे? धर्मवीर और महेश्वर। कुछ विकल्प मिलता जुलता मैंने रखा है इसलिए कि आपका कंफ्यूजन दूर हो।
बार बार जब उस चीज को देखिएगा ना आपको ध्यान में आ जाएगा वीरेश्वर ही थे। कौन थे? वीरेश्वर थे। यानी ये क ऑप्शन आपके लिए सही जवाब होगा। न तो सुरेश्वर थे न तो महेश्वर थे, धर्मवीर तो थे ही नहीं, लेकिन वीरेश्वर के जैसा मैंने नाम सेट किया है इसीलिए कि आपका कंफ्यूजन यहाँ पे दूर हो। यहाँ पे दूर हो गया, वहां पर आप आसानी से बना लोगे, और यहाँ पर यदि कंफ्यूज हो गए वहां पर दिक्कत हो जाएगी। इसलिए वीरेश्वर, कौन सा नाम याद रखना है? वीरेश्वर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम है इस पार्ट के लिए। देखते हैं क्वेश्चन संख्या 15 को। प्रश्न संख्या 15 दिया है स्टूडेंट्स, वीरेश्वर नाम का मंत्री कहाँ रहता था? क्या बता पाएंगे? अरे मिथिला के कवि कहे जाते हैं ना, तो सीधी सी बात है कि मिथिला में रहते होंगे। वो अयोध्या में थोड़े रहेंगे, जनकपुर में थोड़े रहेंगे, पाटलिपुत्र में थोड़े रहेंगे, कहाँ रहेंगे? मिथिला में। अलसशाला में लगी आग को देखकर कौन भाग गए? अलसशाला में आग लगवाई जाती है, आग लगने के बाद कौन भाग जाते हैं? जो आलसियों के साथ धूर्त थे ना वो भाग जाते हैं। आलसी वहीं पर बेचारा पड़ा हुआ है, सब ऊपर से मोमबत्ती गिर रही है, ऊपर से जल रहा है सब, लेकिन हिल नहीं रहा है सब। कौन भाग गए? स्टूडेंट्स धूर्त भाग गए। न तो वहां पर अधिकारी भागे न तो नौकर। अरे अलसशाला के कर्मचारियों ने तो आग लगवाई थी, अलसशाला के कर्मचारियों ने आग लगाई थी। क्यों? क्योंकि आलसियों की परीक्षा की जा सके, आलसियों के लिए भोजन और वस्त्र आता था, और उसका फायदा कौन उठाता था? यही धूर्त लोग, यही धूर्त लोग। तो जैसे आग लगती है ना, आग को देख करके कौन भाग जाते हैं? धूर्त भाग जाते हैं। ना तो अधिकारी भागते हैं, ना नौकर, और ना ही आलसी, आलसी पड़े रहते हैं। प्रश्न संख्या 17 है, अलसशाला में आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? स्टूडेंट्स कई बार ये प्रश्न आ रहा है। 4 ऐसे आलसी थे जो नहीं भागे थे। कितने? 4 ऑप्शन जहां हो टिक आउट कर दीजिएगा। आग लगने पर भी कितने लोग नहीं भागे? 4। और यदि पूछ दे कि अलसशाला में आग लगने पर भी कौन लोग नहीं भागे, तो आलसी लोग नहीं भागे। कौन नहीं भागे? आलसी लोग। अगला प्रश्न है स्टूडेंट्स 18 नंबर, अलसशाला में आग क्यों लगाई गई? हाँ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भाई। अलसशाला में आग क्यों लगाई जाती है? आग लगाने का प्रयोजन क्या था? तो स्टूडेंट्स ऑप्शन पर ध्यान दीजिएगा। आलसियों को भगाने के लिए। अरे ना, आलसियों को तो वो बेचारे कह रहे थे कि भोजन और वस्त्र दिया जाए, तो आलसियों को भगाने के लिए नहीं, आलसियों को जलाने के लिए। अब बताइए, जिसको भोजन दिया जा रहा है, जिसको वस्त्र दिया जा रहा है, क्या उसको भला जलाया जाएगा? ना ना ना, ये तो बड़ा गड़बड़ है। ग है आलसियों की परीक्षा लेने के लिए। हाँ बिल्कुल, आलसियों की परीक्षा ली जा रही थी कि वास्तव में आलसी कौन है और धूर्त कौन है। धूर्त जो होगा वो भाग जाएगा, आलसी जो होगा वो पड़ा रहेगा। जो पड़ा रहेगा, जलता रहेगा, उसको बचाया जाएगा, और तब जाकर के उसको अन्न और वस्त्र दिया जाएगा, हमेशा दिया जाएगा। इसलिए आलसियों की परीक्षा ली जा रही थी, आलसियों की पहचान की जा रही थी। ऑप्शन आपका ग सही हो जाएगा। अगला प्रश्न, भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? सभी लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं स्टूडेंट्स। यहां तक कि यदि आप बीमार हैं ना, निर्बल हैं, बलहीन हैं, आप भी कुछ ना कुछ कर पाइएगा। क्यों? जब भूख लगेगी तो अपने पेट के लिए कुछ करिएगा। लेकिन एक आलसी ही है विद्यापति की नज़र में जो कुछ नहीं कर सकता भूख लगने पर भी। भीषण भूख लगने पर भी कौन कुछ नहीं कर सकता? स्टूडेंट्स आलसी कुछ भी नहीं कर सकता। अलसशाला में आग कब लगाई गई? अब बड़ा जल्दी आप लोगों का कमेंट आ रहा होगा, सर जी रात में। ना ना, केवल रात दिन नहीं देखना है। पाठ में किसकी चर्चा है उसको ध्यान रखिए ना। रात से मतलब नहीं है, दिन से मतलब नहीं है। जब सब सो रहे थे ना, उसी समय ये आग लगाई गई ही। अब वो पता नहीं दिन था कि रात था, यह स्पष्ट नहीं किया गया है। हमारी बात समझ में? तो आपसे ऑप्शन पूछा जाए ना, तो कहिएगा कि जब सब सो रहे थे उसी समय अलसशाला में आग लगाई गई। कोई दिक्कत? आगे बढ़े। चलिए, प्रश्न संख्या 21, यह कैसा शोरगुल है? हो सकता है शोरगुल के जगह पर कोलाहल दे दे। अयं कथं कोलाहलं, ऐसे करके कुछ वाक्य दिया गया है। यह कैसा शोरगुल है, यह कैसा कोलाहल है, यह किसकी उक्ति है, अर्थात यह किसने कहा था? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, क्या पहले आलसी ने, दूसरे आलसी ने, तीसरे आलसी ने, चौथे आलसी ने, उन चारों में से किसने कहा था? स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, ऐसे शब्दों का प्रयोग पहला आलसी करता है। यानी यह कैसा शोरगुल है, यह पहले आलसी ने कहा था। आपको उत्तर लिख के आना है। आ रही बात समझ में? वीडियो कैसा लग रहा? अच्छा लग रहा है? अभी और आगे है, घबराए नहीं, भागे नहीं, देखिए आगे। 22 कर रहे स्टूडेंट्स, महिलाओं का कल्याण किससे संभव है? उसके पुत्र से, उसके पति से, उसके पिता से, इनमें से कोई नहीं। याद आ रहा है स्टूडेंट्स? इस प्रश्न का उत्तर होगा उसके पति से। किससे? उसके पति से, यानी ख आपका सही विकल्प हो जाएगा। अगला है बालानांग डैश गति है, रिक्त स्थानानि पूर्यतः। बालानांग यानी बच्चों की, डैश यानी फिल इन द ब्लैंक से, रिक्त स्थान है, गति यानी गति है। बच्चों की गति किससे, बच्चों का कल्याण किससे है? रिक्त स्थानानि पूर्यतः, यानी रिक्त स्थान में भरना है। क्या भरना है? क्या पिता होगा? लग रहा है कि ये सही हो जाएगा। गुरु लग रहा है ये भी सही हो सकता है। जननी माँ ये भी सही लग रहा है। भगनी बहन ये कोई खास जरूरी नहीं लग रहा। बहन और गुरु में थोड़ा सा संशय है, लेकिन माता पिता में लग रहा है शायद दोनों हो जाए। नहीं स्टूडेंट्स,
बच्चों की माँ ही सबसे ज़्यादा बच्चों पर समय देती है। पिताजी की बात करेंगे तो निश्चित रूप से पिताजी लालन पालन का काम करते हैं और बहुत सारा खर्च करते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन यदि बच्चों के पालन पोषण की बात करें हम, तो वह माँ के बगैर संभव नहीं है, या यदि बिना माँ के हो भी रहा है ना, तो बहुत अच्छे ढंग से बच्चे का लालन पालन नहीं हो सकता। ठीक है, तो माता को क्या कहते हैं संस्कृत में? जननी। क्या कहते हैं? जननी। इसलिए ग विकल्प जो होगा वो सही उत्तर होगा। अगला है 24 नंबर, पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है? अब देखिएगा प्रश्न थोड़ा बदल गया। अभी तक हम लोग जो पढ़ रहे थे वो चैप्टर 3 को पढ़े थे, चैप्टर 3 के प्रश्नों को सॉल्व कर रहे थे, चैप्टर 3 ना। अभी जो हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया वो संस्कृत साहित्य लेखिका, ये चतुर्थ पाठ है अपने संस्कृत के बुक में, और तब कह रहे हैं कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से किसकी गाड़ी चलती है। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो समाज बना है ना, वह केवल पुरुषों से नहीं बना, वह केवल नारियों से नहीं बना। पुरुषों के साथ साथ नारियों का भी अहम योगदान है समाज को आगे बढ़ाने में। इसलिए समाज को आगे बढ़ाने में, यानी समाज से ही, तो हम कहें कि समाज से ही गांव का निर्माण होता है, गांव से जो है थाना का, थाना से जिला का, जिला से राज्य का, राज्य से देश का, यानी देश की उन्नति है, लेकिन वह इनडायरेक्ट है। सबसे पहले क्या, हमारे समाज में नारियों को उचित सम्मान मिलना चाहिए, नारियों को श्रेष्ठ स्थान मिलना चाहिए। इसलिए हम कह सकते हैं कि पुरुषों और नारियों के सहयोग से समाज रूपी गाड़ी चलती है। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना, ध्यान रखते चलिएगा। आगे दिया है स्टूडेंट्स, कंपन राय की रानी कौन थी? तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, कंपन राय की रानी का नाम जो था वह गंगा देवी था। क्या था? गंगा देवी, यानी ग विकल्प हमारा सही हो जाएगा। मीरा लहरी की लेखिका कौन है? क्या पुष्पा दीक्षित हैं? क्या तिरुमलांबा हैं? क्या गंगा देवी हैं? नहीं, ये तीन में से कोई नहीं होगा। पंडिता छमाराव हैं, जो कि बहुत ही संस्कृत साहित्य लेखिका की चर्चित महिला है, उस पाठ की चर्चित लेखिका हैं जो मीरा लहरी की रचना करते हैं। इसी तरह सत्याग्रह गीता भी पूछा जा सकता है। एक बार न हो तो उस लाइन को पढ़ दीजिएगा, बहुत सारी इनकी रचनाएं हैं। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि शंकर चरितम भी इन्हीं की रचना है, और वो इन्होंने अपने पिताजी के चरित्र का वर्णन किया है। शंकर चरितम, कितनी बड़ी बात है ना, कि अपने पिता शंकर, उनके पिताजी का क्या नाम है? शंकर है, और शंकर की जीवन गाथा का इन्होंने चित्रण किया है किसमें? शंकर चरितम में, जिसके बारे में संभवतः आगे पढ़ने को मिले। आगे देखिएगा, इंद्राणी का वर्णन किस वेद में है? क्या अथर्ववेद में, क्या ऋग्वेद में, सामवेद? इनमें से कोई नहीं। स्टूडेंट्स, सामवेद में इंद्राणी का वर्णन मिलता है। किस वेद में? सामवेद में। अगला है, शंकर चरितम की रचना किसने की? अभी तो बताने की आवश्यकता है नहीं, ग आपका विकल्प हो जाएगा। इसके बारे में भी चर्चा हुई है कि पंडिता छमाराव के पिता हैं कौन? शंकर, और शंकर के ही चरित्र पर वो पुस्तक लिखी गई है, यानी शंकर चरितम नामक ग्रंथ की रचना की गई है। आगे है, संस्कृत साहित्य लेखिका पाठ में किसके महत्व का वर्णन किया गया है? क्या दुर्जनों की, औरतों की, पुरुषों की, सज्जनों की? तो पुरुषों की तो है, पुरुषों की है, लेकिन मुख्य रूप से किसका वर्णन कहा जाएगा ना, तो मुख्य रूप से स्टूडेंट्स औरतों का जिक्र है यहाँ पर। किसका? औरतों का, यानी विकल्प आपका ख सही हो जाएगा। यानी किसके महत्व का वर्णन किया गया? तो औरतों की महत्व का बताया गया है उसमें कि निश्चित रूप से समाज को आगे ले जाने में पुरुषों का योगदान है, लेकिन पुरुषों के साथ साथ स्त्रियों का भी उतना ही सहयोग है, स्त्रियों का भी उतना ही योगदान है। आइए स्टूडेंट्स, देखते हैं अंतिम भाग को, अर्थात इस वीडियो का समापन इसी पार्ट में हो जाएगा। प्रश्न दिया है स्टूडेंट्स, ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है? ध्यान है स्टूडेंट्स, लौकिक साहित्य में पूछा जाए तो 40 बताना है। कितना? 40। लौकिक साहित्य में पूछा जाए तो 40 बताना है, लेकिन कह दे कि ऋग्वेद में कितनी महिलाओं का वर्णन है, तो स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा 24 आपका आंसर होगा। क्या होगा? 24। आगे देखिएगा, 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा कौन थे? अब ये 40 वही है। पूछा जा सकता है कि लौकिक साहित्य में कितनी महिलाओं का उल्लेख है, तो यदि लौकिक साहित्य में कहा जाए तो 40 बताइएगा। वहीं 40 कवित्रियों के बारे में चर्चा की जा रही है, वहां पर कवित्री शब्द दिया रहेगा। ठीक है, तो 40 कवित्रियों में प्रथम कल्पा की बात पूछ रहा है, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, प्रथम कल्पा कौन थी? विजयांका थी। कौन थी? विजयांका, उनका नाम विजयांका था। आगे दिया है, अच्युत राय की रानी कौन थी? अब ये भी हम लोगों ने पढ़ा है ना कि कंपन राय की रानी कौन? तो गंगा देवी। लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कि अच्युत राय की रानी कौन थी, तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, ये तिरुमलांबा थी। 2 प्रश्न ऐसे करके इसमें प्रश्न दिए गए हैं। कह दिया जाए कि शंकर चरितम की लेखिका कौन है, तो पंडिता छमाराव। ध्यान रखिएगा, यदि पूछ दे कि पंडिता छमाराव के पिता न पूछ करके पूछ दे शंकर की बेटी जिन्होंने शंकर चरितम लिखा, उनका क्या नाम है, थोड़ा घुमा के प्रश्न दिया जा सकता है। पंडिता छमाराव, ध्यान में रखिएगा। अब आगे आते हैं, मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? मधुरा विजयम महाकाव्य की रचना किसने की? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, इसका जवाब हो जाएगा गंगा देवी। क्या हो जाएगा? गंगा देवी। आगे दिया है, जनक की सभा में शास्त्रार्थ कुशली कौन दूसरी रहती थी? तो ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, शास्त्रार्थ कुशली की बात करेंगे हम लोग जनक की सभा में रहने वाली, तो गार्गी थी। कौन सी थी? गार्गी, यानी हमारा ऑप्शन ग सही होगा, विकल्प ग सही होगा।
याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी? क्या नीति की, क्या धर्म की, क्या अर्थ की, आत्मतत्व की? बहुत फेरा में डालने वाला है, बहुत कंफ्यूजन में डालने वाला ये प्रश्न है, क्योंकि सब के सब ऐसा लग रहा है कि हाँ धर्म की बात उन्होंने की होगी, नीति की बात की होगी उन्होंने, अर्थ यानी धन की बात की होगी, आत्मतत्व की। स्टूडेंट्स ध्यान रखिएगा, आत्मतत्व की बात की थी। किसकी? आत्मतत्व की। यानी याज्ञवल्क्य ने अपनी पत्नी को क्या शिक्षा दी, यदि कोई पूछे तो आप बताइएगा आत्मतत्व की। और यही यदि आपके टेस्ट में आ जाए तो इसको आपको बना के आना होगा, आत्मतत्व बनाना होगा। बातें आ रही समझ में? कुल 35 प्रश्न कराए गए हैं स्टूडेंट्स। यह वीडियो कैसा लगा ये तो आपको बताना ही है, लेकिन आप कमेंट बॉक्स का प्रयोग करें या ना करें, लेकिन मुझे यह उम्मीद है आप लोगों से कि यदि यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आज जो आप लोगों की तरफ से व्यूज मिलने जा रहा है वह 200 के पार होगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। क्यों? क्योंकि मुझे अपने बच्चों पर भरोसा है कि वो पढ़ करके खुद नहीं रखेंगे बल्कि अपने सहपाठियों को आगे फॉरवर्ड भी करेंगे, दोस्तों में शेयर भी करेंगे, ताकि अधिक से अधिक दोस्तों को लाभ मिले, अधिक से अधिक सहपाठियों को लाभ मिले, और तब आपके सहपाठी भी लाभान्वित हों और साथ ही साथ आप भी लाभान्वित हों। बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ। क्यों? क्योंकि हर महीना मैं प्रयास करूंगा कि आपका जो भी मासिक जांच परीक्षा हो उससे संबंधित एक गेस्ट क्वेश्चन पेपर में जरूर आपको दे दूं, जिससे आपको यानी हमारे स्टूडेंट्स को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले। इसी उम्मीद के साथ कि आप हमारे वीडियो को कम से कम 3 जगह पर शेयर करने जा रहे हैं, कम से कम 3 जगह पर शेयर करने जा रहे हैं, इसी आशा उम्मीद के साथ लेता हूं आपसे विदा। जय हिंद दोस्तों।